Hello everyone, this is the another video of economics, Indian economic development, chapter 3. Chapter name is LPG policy. LPG means liberalization, privatization and globalization. So in previous video we discussed about the various points like this. What is the privatization, globalization and liberalization, and what is the need of these टेकन स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत थी ये सारे स्टेप्स लेने की। गवर्नमेंट के सामने ऐसी क्या सिचुएशंस आ गई थी तो गवर्नमेंट को ये सारे स्टेप्स लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। और देन इन स्टेप्स को लेने से पहले गवर्नमेंट के ट्रेड या इंडस्ट्रीज़ किस बेस पे वर्क कर रही थी एंड उनसे क्या कह सकते हैं फ़ायदे या क्या लॉसेस थे। ओके, सो जब गवर्नमेंट ने एलपीजी पॉलिसी को फॉलो किया 1991 में, सो उसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका लिबरलाइजेशन। सो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ को आसान कर देना, इजी टू यूज़ या लिबरल कर देना। सो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, आइए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं 1991 से पहले की। 1991 से पहले की उस वक्त हमारे यहाँ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे गवर्नमेंट के लगाए हुए, जैसे टैरिफ एंड कोटा पॉलिसी। शायद आपको याद होगा, टैरिफ इज अ टाइप ऑफ टैक्स इम्पोज ऑन इम्पोर्ट्स। टैरिफ एक टैक्स होता है जो इम्पोर्ट्स किए जाने वाले गुड्स पे इम्पोज किया जाता है जिससे कि उनकी वैल्यू हाई हो जाए। अब गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया था? गवर्नमेंट ने जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं उनको सेव करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए ऐसा किया, क्योंकि इंपोर्ट जो गुड्स किए जा रहे थे उनकी क्वालिटी बेटर थी, आप कह सकते हैं प्राइस भी कम था, इंटरनेशनल मार्केट से वो प्रोडक्ट आ रहे थे तो उनकी अपनी एक अच्छी रेपुटेशन, गुडविल थी। उस वजह से इंडिया की लोकल अपने यहाँ की होम इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ नहीं कर पा रही थी। सो उन गुड्स को महंगा, रिलेटिवली कॉस्टली बनाने के लिए उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया जिससे कि वो गुड्स और महंगे हो जाएं और हम अपने इंडियन गुड्स को मार्केट में प्रमोट कर सकें। ठीक है। और कोटा पॉलिसी, जैसा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोटा पॉलिसी में क्या था कि हम कितना गुड्स इंटरनेशनल मार्केट से या बाहर से कितना गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं, उसकी एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी थी कि इस लिमिट तक हम इस गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। सपोज दैट बात करें हम मोबाइल की कि 100 यूनिट्स मोबाइल पर डे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। व्हेन यू हैव नीड टू मोर देन 100 यूनिट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन देन यू प्रोडक्ट इन योर कंट्री। अगर आपके पास उससे ज़्यादा नीड है, डिमांड है मार्केट में, तो आप क्या करेंगे? मजबूर हो जाएंगे कि अपने यहाँ इनसाइड द कंट्री उसका प्रोडक्शन करने के लिए। सो इससे हम अपनी इकोनॉमी को और साथ में इंडस्ट्रीज़ को भी रन कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे काम नहीं चल पा रहा था, कंट्री ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। और जैसा कि आपको बताया था, पब्लिक सेक्टर्स में बहुत सारे बिजनेस थे, उनसे रेगुलरली लॉस हमें मिल रहा था कि गवर्नमेंट बिजनेसेस, जो बिज़नेस या जो इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के हाथ में थी वहाँ से हमें रेगुलरली लॉस मिल रहा था। इससे हमारी इकोनॉमी लॉस में जा रही थी और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज लगभग ख़त्म हो चुका था और 2 वीक्स के लिए लगभग रह गया था। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। सो शुरू करते हैं। 1991 से पहले गवर्नमेंट के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे बिज़नेस में, जैसे लाइसेंस लेना, इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी, फॉरेन एक्सचेंज में डील करना। तो ये इस सब की वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे, ना इंटरनेशनल मार्केट इंडिया के अंदर आ पा रहा था। सो जब गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हुई, गवर्नमेंट ने उस वक्त अपना गोल्ड IMF और वर्ल्ड बैंक में एज अ सिक्योरिटी रख के वहाँ से कुछ पैसा लिया, उससे अपनी इकोनॉमी को फिर से रन किया। सो ये बात है 9 जुलाई 1991 की। जो पैकेज मिला था तो उस पैकेज के बदले उन्होंने सजेस्ट किया कि आप अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज कीजिए, लिबरल कीजिए, थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन कीजिए, थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन कीजिए। तो उसमें कुछ चेंजेस के साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने उसको अडॉप्ट किया और उसका ये पार्ट है लिबरलाइजेशन। तो जो पैकेज था लिबरलाइजेशन में, उसमें कई सारे रिफॉर्म्स थे, किसी एक सेक्टर में उन्होंने चेंज नहीं किया, वाकई बहुत सारे सेक्टर में चेंज किया।
और उसके बहुत पॉजिटिव बेनिफिट्स हमें देखने को मिले, मतलब इकोनॉमी में हमें मिले। सो जो पैकेज था 1991 में अनाउंस किया गया था, और इससे पहले बहुत सारे कह सकते हैं आप स्पीड ब्रेकर्स थे, अपनी लोकल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स थे हमारे बिजनेसेस में। जैसे हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना, परमिशंस लेनी, उनकी वजह से बिज़नेस नहीं चल पा रहे थे। तो यह आपका लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या? रिमूव करना एंट्री को एंड ग्रोथ को, जो उनके रेस्ट्रिक्शंस हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब है जो आपके एंट्री किसी बिजनेस में एंट्री करने के लिए या ग्रोथ करने के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो लाइसेंसिंग पॉलिसी लगा रखी थी वो रेस्ट्रिक्शंस हैं इसके, उनको रिमूव करना। यानी कि आप फ्री हैं ग्रोथ करने के लिए, आपको लाइसेंस लेने की, हर बिज़नेस के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है हर बिजनेस, कुछ बिज़नेस के लिए आज भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। सो लिबरलाइजेशन में इन्वॉल्व था उनका रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट के कंट्रोल्स को कम कर दिया, यानी कि हर जगह गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ फ्रीडम दे दी कि आप जैसे किसी भी अपनी यूनिट का एक्सपेंशन करना चाहते हैं या क्वांटिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप वो फ्रीली कर सकते हैं। इससे क्या हुआ? हेडेक कम हो गई, है ना। हेडेक कम हो गई तो बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत इजीली अपने बिजनेस को ग्रो कर पा रहे थे। सो इससे बिज़नेस फ्री हैंड में चले गए, और वो जो जब चाहें अपने बिज़नेस के लिए इम्प्रूवमेंट कर पा रहे थे। सो इसका हमें पॉजिटिवली बेनिफिट मिल रहा था। अब लिबरलाइजेशन का पर्पज़ क्या था? सो इसका जो पर्पज़ था वो अपनी इकोनॉमी को अनलॉक करना था, पोटेंशियल को अनलॉक करना था, और एनकरेज करना था प्राइवेट सेक्टर को। क्योंकि इससे पहले लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट का जो फोकस था वो मैंने फोकस किस पर था? पब्लिक सेक्टर पे, यानी कि अपनी खुद की इंडस्ट्रीज़ पे उसका फोकस था गवर्नमेंट का, और वहाँ पे ही वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, या फंड की हेल्प वहाँ की जा रही थी। प्राइवेट सेक्टर की हेल्प ना के बराबर थी, नेग्लिजिबल थी। सो यहाँ पे क्या था? प्राइवेट सेक्टर फ्री हो गया, अनलॉक हो गया, लाइसेंस फ्री हो गया काफ़ी हद तक, और वो खुद में एनकरेज होने लगा, सेल्फ मोटिवेटेड होने लगा, और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के साथ उसने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। मल्टीनेशनल कंपनियाँ कह सकते हैं, फॉरेन की कुछ कंपनियाँ, उनके साथ उन्होंने इनमें इन्वेस्टमेंट किया लोकल कंपनियों में, होम मतलब लोकल्स इन द सेंस डोमेस्टिक कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में। ओके, अब इन सब से क्या हुआ? कुछ बाहर की कंपनियाँ आई, कुछ यहाँ की कंपनियाँ थीं, तो मार्केट में कंपटीशन शुरू हो गया। कंपटीशन में आगे निकलने के लिए आप जानते ही हैं मार्केट में डिमांड और सप्लाई का रूल काम करता है। हम क्या करते हैं, अगर हम प्रोड्यूसर हैं तो बेटर क्वालिटी के चीपर गुड्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे गुड्स की मार्केट में डिमांड और सेल ज़्यादा हो। तो इन सब में फ़ायदा किसका होता है? कंज्यूमर का। कंज्यूमर को बेटर प्राइस में और हाई क्वालिटी के गुड्स यूज़ करने को मिलते हैं। सो यही है इसमें। तो इंट्रोड्यूस मच मोर कंपटीशन क्रिएट हो गया, और इन सब से क्या हुआ? प्रोडक्शन भी होने लगा, प्रोडक्शन बढ़ने लगा, इंक्रीज़ होने लगा। उसका पॉजिटिव बेनिफिट ये मिला कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को रेवेन्यू के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी मिला। ऑब्वियसली जब बाहरी कंपनी आएंगी तो उनके साथ साथ हमें उनसे क्या मिलेगा? रेवेन्यू के साथ साथ हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन अंडर द फॉलोइंग्स इंक्लूड द फॉलोइंग्स, ये कुछ स्टेप्स हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स हुआ था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स जैसे लाइसेंसिंग और कोटा पॉलिसी हटा देना, और कुछ जो बिज़नेस थे वो प्राइवेट सेक्टर में दे दिए जो अंडर गवर्नमेंट थे, कुछ इंडस्ट्रीज़ जो अंडर गवर्नमेंट में थी वो प्राइवेट सेक्टर में दे दी, क्योंकि वो लगातार लॉस वहाँ से हमें मिल रहा था। फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स क्या था? इन दिस सेक्टर आरबीआई ने अपनी पॉलिसी लिबरल कर दी थी, और कुछ प्राइवेट बैंक्स भी फिर अब इंडिया में आने लगी। इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा चेंज होने लगा, है ना। टैक्स रिफॉर्म में क्या था कि टैक्स को भी लिबरल कर दिया गया, आसान कर दिया गया, ठीक है। अब प्रेजेंट में टैक्स तो बहुत आसान है, यू नो वेरी वेल एज जीएसटी। सो जीएसटी के बारे में हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे, पूरा एक टॉपिक है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स हुआ। फॉरेन एक्सचेंज अपने इंडिया में कैसे इंक्रीज़ किया जाए, उसके लिए जो भी बैरियर्स थे उनको रिमूव किया गया, पोलाइट किया गया, इजी किया गया। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, कैसे हमारे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो,
इंडियन कंपनी आउट ऑफ इंडिया जाके कैसे ज़्यादा बिजनेस करें, वो सब यहाँ ईजी टू सबको कर दिया गया अकॉर्डिंग टू नीड। सो वन बाई वन डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी था और ये इंडियन गवर्नमेंट ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो अडॉप्ट की थी 1991 में जुलाई 24 में, तब इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुआ। इस सेक्टर में के अंदर जो लाइसेंस पॉलिसी थी, जिसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ, लाइसेंस पॉलिसी को क्या किया गया, रिड्यूस किया गया। द न्यू पॉलिसी एबॉलिश द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल द प्रोजेक्ट। सारे प्रोजेक्ट्स के लिए लाइसेंस थे वो रिमूव कर दिए गए, लेकिन कुछ को छोड़ के जैसे लिक्विड, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, लिक्विड मतलब अल्कोहलिक कह सकते हैं, शराब तम्बाकू, या डिफेंस के इक्विपमेंट, या इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं, उनके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी हार्मफुल होते हैं और काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो यहाँ पर लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी था। इन सब को छोड़ के लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि आप अपने बिज़नेस को ईजिली सेटअप कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, नो लाइसेंस फॉर नीडेड टू सेटअप न्यू यूनिट्स, यानी कि कोई नई यूनिट सेटअप करनी है तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। पहले लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के चक्कर लगाते रहो, थोड़ा ले दे के काम चलाते रहो, तो हेडेक तो था ही, आप कह सकते हैं डीमोटिवेशन मिल रहा था। एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई द एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ मैन्युफैक्चर, ये हम पहले डिस्कस किया था इसको, कि अगर आप अपनी यूनिट में एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, या डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं प्रोडक्शन का, तब भी आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी। लेकिन अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एवर लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज, यानी कि अब लाइसेंस लेने की ज़रूरत कुछ ही इंडस्ट्रीज़ को थी, रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया लिक्वर या इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव या एटॉमिक एनर्जी वगैरह, इसमें ये था आपका डिफेंस इक्विपमेंट, यहाँ लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी। डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर बहुत ज़रूरी है। जब पब्लिक सेक्टर का रोल डिक्रीज होगा, गवर्नमेंट का रोल डिक्रीज होगा, तब ये बिज़नेस ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि इनके ज़्यादा इंटरफेयर की वजह से ही ये हमारी इंडस्ट्री सेक्टर लॉस में जा रहा था। ठीक है, ये बहुत बड़ा स्टेप था कि इन्होंने पब्लिक सेक्टर का रोल क्या कर दिया, उनके इंटरफेयर क्या कर दिए, कम कर दिए। ओके, द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिव रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 3, यानी कि जो 17 इंडस्ट्रीज़ थी जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, यानी कि उनमें ट्रेड या जो भी है उनका प्रोडक्शन है या ट्रेडिंग है, जो भी है वो सब गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में था, और यहाँ से लगातार क्या मिल रहा था, लॉस। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको ओपन हैंड में दे दिया, प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। अब आप समझ सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में दे दिया तो क्या होने वाला है, प्राइवेट पर्सन लॉस में काम ज़्यादा दिन नहीं कर सकता, तो वो सारे जो प्रॉब्लम्स थी उन्होंने यहाँ शॉर्ट आउट की और ये बिज़नेस अब आगे चल के प्रॉफिट में आने लगे। और यहाँ जो 17 इंडस्ट्रीज़ थी, 17 में से केवल 3 इंडस्ट्रीज़ यहाँ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रही, और बाकी 14 इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने प्राइवेट दे दिया। अब देखते हैं कौन कौन सी 3 इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी। डिफेंस इक्विपमेंट्स, ये 1991 की बात की जा रही है, उसके बाद भी इनमें कुछ चेंजेस हो चुके हैं। लिसन केयरफुली, ये जो टॉपिक है वो 1991 के लिए है, उसके बाद प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो इनमें भी कुछ चेंजेस हो चुके हैं, उसका हम शॉर्ट पार्ट यहाँ डिस्कस भी करेंगे इस वीडियो में। जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो एटॉमिक एनर्जी और रेलवे, ये सब केवल गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, और बाकी 14 इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर में दे दी। लेकिन जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बात 1991 की जा रही है। बात करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स की। अब डिफेंस इक्विपमेंट्स में भी कुछ हद तक प्राइवेटाइजेशन किया गया है, कुछ प्राइवेट कंपनियों से काम कराया जा रहा है, तो उसका हमको न्यूज़ में देखने में मिलता है कि काफ़ी अपोजिशन भी हो रहा है, वो एक अलग बात है। एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल में है। रेलवे की बात करें, रेलवे में तो आप सब देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और इस वजह से बहुत ग्रोथ भी कर रही है रेलवे, बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं पॉजिटिवली। सो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इनमें थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन हो गया है रेलवे एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स में। ओके, तो ये 17 इंडस्ट्रीज़ थी, यहाँ केवल 3 इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में रह गई, और 14 इंडस्ट्री उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में दे दी, और अपने जो उनके रूल्स थे फॉलाइट कर दिए,
और इनके जो कंट्रोल्स थे वो रिमूव कर दिए और रिड्यूस भी किए, ओके, एज पर नीड। अब इसमें है ये डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। आप ध्यान कीजिए, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए इन्होंने गुड्स को रिजर्व कर दिया था, यानी कि इन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग या जो भी है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही करेंगी। किस लिए? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए मार्केट के कंपटीशन से, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से। तो यहाँ क्या हो रहा था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ उनको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी, ना ही बेटर प्राइस प्रोवाइड करा पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रिजर्व था वो डी रिजर्व कर दिया, यानी कि उनको उनका रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया, कोई भी उनको प्रोड्यूस कर सकता है या मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, ठीक है। मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नाउ हैव नाउ बीन डी रिजर्व्ड। अब वो क्या कर दी, डी रिजर्व कर दी, ओके। द इन्वेस्टमेंट सीलिंग ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर स्मॉल अंडरटेकिंग्स इनहेंस्ड टू ₹1 करोड़, यानी कि जो इनकी लिमिट थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, जो लिमिट थी वो बढ़ा के कितनी कर दी, 1 करोड़ रुपीज़, ओके। टू मैनी इंडस्ट्रीज द मार्केट वॉज अलॉटेड टू डिटरमाइन द प्राइस थ्रू फोर्सेज द मार्केट नॉट बाई डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही डिमांड और सप्लाई का रूल यहाँ एप्लीकेबल होने लगा। जो इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट थे उनकी जो गुड्स की प्राइस थी वो गवर्नमेंट ना डिसाइड करके मार्केट फोर्स डिसाइड कर रहा था। मार्केट फोर्स मतलब डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि ओपन मार्केट, ओके। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। With the introduction of liberalization and expansion schemes, the requirement for large companies to seek prior approval for expansion, establishment, new undertakings, merger, amalgamation, etc. were eliminated। यानी कि गवर्नमेंट की जो मोनोपोली थी, ठीक है, गवर्नमेंट की जो मोनोपोली थी ट्रेड में, जो उसने बैरियर्स लगा रखे थे, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, वो रिड्यूस कर दिए गए, यानी कि बहुत लिबरल हो गए। आप अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, नई कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या आपको अपनी कंपनी का किसी में मर्जर करना है, मर्ज करनी है कंपनी। आजकल मर्जर बहुत चल रहा है, बैंकों का मर्जर आप लोग देख रहे हैं, आए दिन नए बैंक आपस में मर्ज किए जा रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर में आप देख सकते हैं, टेलीकॉम सेक्टर में भी काफ़ी मर्जर हुआ, कई सारी कंपनी मर्ज हो गई, अब गिनी चुनी कंपनी रह गई हैं। सो इस वजह ये सब देखते हुए उस वक्त भी इन्होंने, गवर्नमेंट ने ये सारी फैसिलिटी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में 1991 में प्रोवाइड की। उससे पहले ये नहीं थी, आप ये समझ सकते हैं, उससे पहले ये नहीं थी, ओके। वो हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। अब सेकंड वन है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या होता है कि वही फाइनेंशियल से रिलेटेड जब बात की जाएगी तो सेंट्रल लेवल पे आरबीआई है, आरबीआई के भी अपने कंट्रोल्स थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। उस वक्त गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे या जो भी थे वहाँ सब अंडर कंट्रोल थे। छोटी छोटी चीज़ों की भी परमिशन लेनी पड़ती थी, नई ब्रांच खोलने के लिए या कुछ भी करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको क्या कर दिया गया, लिबरल कर दिया गया, आसान कर दिया गया। फाइनेंस सेक्टर में जो इंक्लूड थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कमर्शियल बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक हैं, स्टॉक एक्सचेंज हैं या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। समझ लीजिए, कमर्शियल बैंक हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गए, या स्टॉक एक्सचेंज हो गया या फॉरेन एक्सचेंज हो गया, इन सबको क्या कर दिया गया, लिबरल कर दिया गया। तो ये जो कंट्रोल था आरबीआई का वो थोड़ा सा क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। चेंज रोल ऑफ आरबीआई, रिड्यूस द रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, यानी कि रेगुलेटर से उसे क्या बना दिया गया, फैसिलिटेटर, यानी कि फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला। एज अ रिजल्ट फाइनेंशियल सेक्टर वाज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन मैनी मैटर, यानी उनको राइट्स दे दिए, बैंक को राइट्स दे दिए कि आप इन कई सारे मैटर्स पे वो आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं, आरबीआई की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे क्या हुआ, वर्क जो होने लगे क्विकली होने लगे और डिसीजन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बैंक लेने लगी, ओके। सो यहाँ से बैंकों को फ़ायदा होने लगा और उनकी अपनी परफॉर्मेंस और सर्विस भी इम्प्रूव और बेटर होने लगी। ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, अब ध्यान दो, इन सबसे क्या हुआ, प्राइवेट बैंक्स का ओरिजिन होने लगा, प्राइवेट बैंक्स आने लगे। द प्लेटफॉर्म पॉलिसी लेड टू एस्टेब्लिश प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडिया एज वेल एज फॉरेन।
यानी कि भारत में विदेशी बैंकें यहाँ इस्टेब्लिश हो सकती हैं। कहाँ? इंडिया में। जैसे आपकी बात की जाए ICICI बैंक की या HSBC बैंक की, सो ये HSBC बैंक आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे HSBC बैंक का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है। ओके, वेयर इज सिचुएटेड द हेड ऑफिस ऑफ HSBC बैंक। प्रेजेंट की अगर बात की जाए आज की डेट में HSBC बैंक की रेटिंग सबसे हाई है बैंकों में। ओके, सो ICICI बैंक है या HSBC बैंक है, इस टाइप की प्राइवेट बैंकों को इंडिया में आने की परमिशन दी गई और कई सारी जगह इनको लिबरल किया गया, बहुत इजी टू यूज़ सर्विस इनकी बनाई गई और कस्टमर के साथ इनका जो इंटरेक्शन होने लगा अच्छा होने लगा। इस सबसे क्या हुआ? बैंकों को फ़ायदा हुआ और गवर्नमेंट ने अपनी बैंकों ने अपनी सर्विस बेटर कर दी और इजीली लोन प्रोवाइड कराना भी शुरू कर दिया। तो आफ्टर ऑल इस पॉलिसी का फ़ायदा किसको मिला? इंडियन इकोनॉमी को। ओके, इंक्रीज द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट भी इंक्रीज़ कर दी। इससे क्या हुआ? पहले के कंपैरेटिव में अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अमाउंट में आने लगा। ठीक है, वो कितना था अमाउंट? 51%। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट्स द लिमिट डिसाइडेड बाय द RBI एट द टाइम ऑफ रिफॉर्म्स 1991। सो आप आंसर में क्या देंगे? 51%। ओके, सो इसमें ये था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इस वर्ड को आप ध्यान रखना, सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड एंड पेंशन फंड वर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। यानी कि जो मर्चेंट बैंकर्स हैं, म्यूचुअल फंड हैं या पेंशन फंड हैं, उनको अब परमिशन दे दी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की फाइनेंशियल मार्केट में। किसको? जो FII हैं, हर किसी को नहीं दी, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। थ्रू बैंक हैव बीन गिवन परमिशन टू जनरेट रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। इस सबसे क्या हुआ? रिसोर्सेज जनरेट होने लगे, ऑब्वियसली बिजनेस चलने लगा। सर्टेन एस्पेक्ट्स हैव बीन रिटेन्ड विद द RBI टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ अकाउंट होल्डर्स एंड नेशंस। कुछ एस्पेक्ट्स के साथ में और कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ में, कुछ सेफ गार्ड के साथ में ये बैंक इंडिया में वर्क करने लगी RBI के देख रेख में। ओके, इज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। अब एक्सपेंशन प्रोसेस ईजी करती, ऑब्वियसली यही मोटिव था लिबरलाइजेशन का। बैंक वर गिवन फ्रीडम टू सेटअप न्यू ब्रांचेस। अब बैंक को फ्रीडम दे दी अपनी नई ब्रांच सेटअप करने की। पहले हर चीज़ के लिए RBI के पास जाना होता था, अब बैंक अपने अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और डिमांड अपनी नई ब्रांच का सेटअप कर सकती है। आफ्टर ऑल इसका फ़ायदा इंडियन इकोनॉमी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि नई ब्रांच सेटअप होने से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा और देन बेटर सर्विस होगी, और बेटर सर्विस होगी तो जो पीपल्स हैं, पर्सनस हैं, उनको डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। तो अपने अकाउंट्स ओपन करा सकते हैं, लोन सेंक्शन करा सकते हैं, मैनी मोर सर्विसेज का बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो अगर आपको नई ब्रांच खोलनी थी उस वक्त तो RBI से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। ओके, थर्ड है आपका टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म क्या है? तो जो भी टैक्सेस थे वो लिबरल कर दिए गए, आसान कर दिए गए। टैक्स रिफॉर्म रेफर टू गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। ध्यान देना, जो टैक्स रिफॉर्म है वो क्या है? गवर्नमेंट टैक्सेशन, जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक पे जो खर्च किया जाता है। पब्लिक पे कौन खर्च करता है? गवर्नमेंट। कहाँ से खर्च करती है? टैक्स कलेक्ट करके। वन एंड से टैक्स कलेक्ट होता है एंड अनदर हैंड से टैक्स जो भी कलेक्ट होता है वो उसको एक्सपेंड कर दिया जाता है डिफरेंट हेड्स में डिफरेंट वे से। ठीक है, विच आर कलेक्टिवली नोन एज फिस्कल पॉलिसी। इस सबको हम क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। अब आपको ध्यान होगा, आपने टैक्स 2 टाइप्स के पढ़े थे। टैक्स आर 2 टाइप्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? डायरेक्टली लगाया जाता है आपकी इनकम पे, आपके बिजनेस पे, जैसे इनकम टैक्स होता है एग्जाम्पल, या कॉर्पोरेट टैक्स होता है। ओके, तो अपने जो इंडिया का बजट है उसमें जो रिसीप्ट्स हैं उसमें कॉर्पोरेट टैक्स की रिसीप्ट सबसे ज़्यादा है। जो कॉर्पोरेट टैक्स अमाउंट मिलता है बहुत सबसे ज़्यादा मिलता है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं बहुत टैक्स देती हैं कॉर्पोरेट टैक्स के नाम पे। हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्स और सच टाइप्स ऑफ टैक्स वी आर नॉट पे डायरेक्टली एंड वी पे द इनडायरेक्टली बाय द various by the uses of various goods and services
like that. If you go to an hotel, then you pay the amount of room and dinner or meals. Then in total amount of dinner and meals, including with the taxes, tax imposed on the service of रूम एंड मील्स, यानी कि जो भी आपने उस होटल में रूम बुक किया उसकी सर्विस पे आपको जो अमाउंट है और आपने वहाँ जो खाना खाया उसका जो अमाउंट है उस पर अलग अलग टैक्स लगेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो, उसमें आपको ऐड करके दे दिया जाएगा, तो आपको पूरा कंप्लीट पे करना है। सो इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली पे नहीं किए जाते हैं ना, इनसे हमारी इनकम अफेक्ट नहीं होती। ठीक है, सपोज डेट आप मार्केट से बुक परचेज करके लाते हैं, या बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की, मोबाइल फ़ोन परचेज़ करके लाते हैं, उस पर भी टैक्स है। तो मान के चलो मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट है 8000 रुपीज़ और 700 का उस पर टैक्स है, तो टोटल कॉस्ट आप कितनी पे करके आएंगे? 8700। पहले इसको कुछ टाइम पहले तक ये वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट था, तो प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, वन टैक्स वन नेशन कर दिया, उसको नाम दिया GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पूरे देश में एक जैसा टैक्स लगा दिया, सारे टैक्सों को हटा के थोड़ा सा आसान कर दिया ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है, चेंजेस कर रही है। रिडक्शन इन टैक्सेस, ये है आपकी बात कि इन्होंने क्या रिफॉर्म्स किए। रिडक्शन इन टैक्सेस क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए, कम कर दिए, ख़त्म नहीं किए हैं, कम किए हैं। सिंस 1991 देयर हैज़ बीन अ कंटिन्यूस रिडक्शन टैक्स, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, एज हाई टैक्स रेट्स वर important reason for tax evasion. It is now widely accepted for that moderation rates for income tax and current savings and voluntary disclosure of income, यानी कि जो टैक्स थे आपके वो धीरे धीरे कम किए गए। उन सब से क्या हुआ, गवर्नमेंट पे लोगों का भरोसा बढ़ने लगा और गवर्नमेंट लोग टैक्स भी देने लगे और उनकी सेविंग्स बढ़ने लगी, ओवरऑल ग्रोथ होने लगी, है ना। रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या रिफॉर्म्स हुआ, कंसिडरेबल रिफॉर्म्स हैव बीन मेड इन इनडायरेक्ट टैक्स, फैसिलिटेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज़, यानी कि जो कॉमन नेशनल मार्केट थी गुड्स एंड कमोडिटीज़ की, उसके लिए बना दिया गया इनडायरेक्ट टैक्स, उससे वहाँ हेल्प होने लगी। स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोसेस in order to encourage better compliance on the path of taxpayers, many producers have been specified। जो बहुत सारे टैक्स पेयर थे वो इसमें स्पेसिफाइड थे, और टैक्स पेयर से एक हैंड से टैक्स आता है, दूसरे हैंड से वो टैक्स खर्च कर देते हैं गवर्नमेंट, यानी हम नहीं गवर्नमेंट। फाइनली द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 1 मार्क्स में एग्जाम में आ जाता है, डेट में आप कंफ्यूज हो जाते हैं हर बार, है ना। तो द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स था एक्ट कहाँ पास हुआ, पार्लियामेंट में। ठीक है, वो कब पास हुआ था, 2017 में। यस, ये पास हुआ था 2017 में, मार्च में, 29 मार्च को। ध्यान देना, पास हुआ था, एप्लीकेबल नहीं था, ये पार्लियामेंट में पास हुआ था, भारत की संसद में पास हुआ था 29 मार्च 2017 को। लेकिन ये इंट्रोड्यूस कब हुआ, टू सिंपली एंड इंट्रोड्यूस अ यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन इंडिया। द एक्ट केम इनटू इफेक्ट, यानी इफेक्टिवली कब से हुआ, लागू कब से हुआ, एप्लीकेबल कब से हुआ हुआ 2017 में ही था, लेकिन डेट चेंज हो गई थी। मार्च में पास हुआ और जुलाई में एप्लीकेबल हुआ, 1 जुलाई को। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, एंड ऑफ द मार्च एप्लीकेबल हुआ, पास हुआ, एंड स्टार्टिंग ऑफ जुलाई एप्लीकेबल हुआ, यानी कि एंड ऑफ द मार्च क्या था 29 और स्टार्टिंग क्या था जुलाई, 1 जुलाई को। ज़्यादातर देखने में आता है, बहुत सारे स्टूडेंट डेट में कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्ज़ाम में हर बार घुमा के पूछ लिया जाता है कि जो GST था वो कब से एप्लीकेबल हुआ है, GST कब इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, इंट्रोड्यूस तो मार्च में हुआ और एप्लीकेबल जुलाई में हुआ विद डेट। फुल स्टॉप दिस एक्सपेक्टेड टू जनरेट एडिशनल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, रिड्यूस टैक्स एवेजन, टू क्रिएट वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, यानी कि पूरे देश में एक ही मार्केट है, एक ही टैक्स है और एक ही देश है। ठीक है, अब ये बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स तो बहुत ज़रूरी था, फॉरेन एक्सचेंज ही इंडिया का ख़त्म हो रहा था, इसलिए गोल्ड को वहाँ एज ए सिक्योरिटी रखा गया था IMF और वर्ल्ड बैंक में। ओके, सो क्या था, गवर्नमेंट ने डिवैल्यूएशन किया अपनी रुपीज़ का। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजिंग पॉइंट भी है। गवर्नमेंट ने अपनी रुपीज़ का क्या किया, डिवैल्यूएशन किया। ध्यान से समझना, डिवैल्यूएशन क्या होता है, अपने पैसे की खुद ही कीमत कम कर देना। ठीक है, यानी कि हमारे
करेंसी क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, चीपर हो जाएगी कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज़ करेंसी। अदर कंट्रीज़ की करेंसी के कंपैरिजन में हमारे कंट्री की करेंसी क्या हो जाएगी, रिलेटिवली टू चीपर हो जाएगी। डिवैल्यूएशन रेफर्स टू डिवैल्यूएशन रेफर्स टू रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देखो वही बात की है उन्होंने, डोमेस्टिक करेंसी को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो हमारी पेमेंट की क्राइसिस रहती है फॉरेन एक्सचेंज की, उसको ओवरकम करने के लिए, यानी कि कुछ हद तक कम करने के लिए। द रुपीज़ वॉज डिवैल्यूड हाइएस्ट फॉरेन करेंसी, दिस लीड टू इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इस सबसे क्या हुआ, बात समझे ना, अपनी करेंसी की वैल्यू कम की, क्यों, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज हमारे इंक्रीज हो जाए, लोग हमारे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, हमें ऑर्डर्स मिलने लगेंगे, यानी कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, एक्सपोर्ट ज़्यादा करने से क्या होगा बताओ, एक्सपोर्ट ज़्यादा करने से हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा होने से क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होने से बताओ क्या होगा, अरे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को काम मिलने लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इन्होंने अपनी कंट्री की रुपीज़ को क्या किया, डिवैल्यूट कर दिया। और भी कई सारे इसके रीजंस थे। सो मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट अलाउड रुपीज़ वैल्यू टू बी फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल, यानी कि गवर्नमेंट ने इसकी जो कंट्रोल था, हम कहते हैं ना डॉलर के मुकाबले रुपया कम हो, मजबूत हो गया या कमज़ोर हो गया, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो गया, वो मार्केट फोर्स पे छोड़ दिया, ठीक है। यानी कि मार्केट जो भी डिसाइड करेगा, इंटरनेशनल मार्केट, तो ये बहुत हद तक गोल्ड पे और पेट्रोलियम पे डिपेंड करता है, वो बहुत डीप टॉपिक है। सो गवर्नमेंट ने जो रुपये का कंट्रोल था वो मार्केट के हैंड में छोड़ दिया। शायद आपने सुना होगा जब अपना देश इंडिपेंडेंट हुए थे, हम ब्रिटिशर्स थे, जब हमारे 1 रुपीज़ की वैल्यू $1 के बराबर थी, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू $1, और धीरे धीरे आज हम 60-70 प्लस तक पे आ गए, यानी कि 72 रुपीज़ इज इक्वल टू $1। समझ रहे हैं, वहाँ का $1 यहाँ के 72 रुपीज़ के बराबर है, यानी कि यहाँ के 72 रुपीज़ वहाँ के $1 के बराबर हैं। आप बात समझ रहे हैं, यानी कि हमारा रुपीज़ कितना कमज़ोर है, जितना काम हम 72 रुपीज़ में कर सकते हैं, वहाँ के लोग उतना ही काम $1 में कर सकते हैं। ओके, सो जबकि वहाँ वो $1 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा, ठीक है। हर देश की अपनी अलग करेंसी होती है। सो मार्केट डिटर्मिनेशन है, वो एक्सचेंज रेट है, वो किस पे छोड़ दिया गया, मार्केट कंट्रोल पे, ठीक है। एज अ रिजल्ट मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ओके, ये आपका 5 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, ये भी बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, तो या ट्रेडिंग का काम नहीं होगा तो हम लोग कैसे बिजनेस रन कर पाएंगे, इंडस्ट्रीज़ कैसे ग्रोथ करेंगी। सो 1991 से पहले रेस्ट्रिक्शंस थे हाई टैरिफ के और कोटा के। मैं आपको रिवाइज़ करा दूं, टैरिफ और कोटा पॉलिसी। टैरिफ हम एक टैक्स होता है जो कि इंपोर्ट्स वाले गुड्स पे लगाया जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा गुड्स हमारे यहाँ इंपोर्ट ना हो और हमारी जो लोकल की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो बची रहें उस कंपटीशन से। और कोटा क्या होता है, कोटा एक क्वांटिटेटिव में बैरियर होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव बैरियर का मतलब आप समझते हैं, एक स्पेसिफिक लिमिट लगा दी जाती है। अभी इसी वीडियो में मैंने पहले ही बताया था, जैसे सपोज डेट बात की जाए मोबाइल फ़ोन की, तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि 100 मोबाइल फ़ोन आप पर डे के हिसाब से इंपोर्ट कर सकते हैं, से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, अगर आपके पास डिमांड ज़्यादा होगी तो कोशिश करेंगे इनसाइड द कंट्री प्रोडक्शन की, इससे क्या होगा, हमारा कंट्री ग्रोथ करेगा। तो जो 1991 से पहले के जो टैरिफ और कोटा थे, हु इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट और टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक, वही मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी डोमेस्टिक को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अब क्या कर दिए गए, रिड्यूस कर दिए गए, क्योंकि हम लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं। द एफिशिएंसी ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड लीड टू देयर स्लो ग्रोथ। अब इस सबसे क्या हुआ, जब वो रिड्यूस कर दिए गए तो बाहर की कंपनियाँ, इंटरनेशनल कंपनियाँ बहुत तेज़ी से इंडिया में आके, जो हम 100 यूनिट्स पर डे के हिसाब से इंपोर्ट कर रहे थे, वो 1000 के हिसाब से भी अकॉर्डिंग टू डिमांड हमारे इंपोर्ट करने लगी। सो इस सबसे क्या हुआ, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत बड़े लेवल पर कंपटीशन मिलने लगा, और वो उन्होंने अपने आप को भी ग्रो करना शुरू किया, उनके साथ कंपटीशन में फाइट करने लगे, और बहुत सारे इसमें एग्रीमेंट भी हुए थे।
प्राइवेट सेक्टर में, इन कंपनीज में आपस में, जिससे कि आपस में मिलजुल के काम कर सकें, और काफ़ी हद तक इन्होंने ग्रोथ की थी। कुछ कंपनियों ने इंडिया के अंदर आके भी प्लांट लगाना शुरू कर दिया जब यहाँ डिमांड ज़्यादा होने लगी। उसका फ़ायदा इंडिया को मिला, प्लांट लगा तो लोगों को लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, इनकम जनरेट होना शुरू हुई और गवर्नमेंट को टैक्स मिला। ओके, तो ये भी बुरी बात नहीं है कि अगर बाहर की कंपनी इंडिया के अंदर आके प्लांट लगा रही है, ठीक है, हालांकि उसका प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू रूल अपने साथ ले जाएगी। हेडक्वार्टर वहाँ जिसका वहाँ है, जिस देश की वो कंपनी है, वहाँ अपने साथ प्रॉफिट ले जाएगी, लेकिन इंडिया में भी तो वो एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस कर रही है, जनरेट कर रही है, तो फ़ायदा तो हमको भी है। सो द रिफॉर्म इन द ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वर इनिशिएटेड टू इंक्रीज द इंटरनल कंपटीशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यही मैंने आपको बताया। यहाँ से क्या होगा, अगर विदेशी कंपनियाँ इंडिया में आ जाएंगी तो हमारे यहाँ की जो कंपनी है उनमें क्या हो जाएगा, कंपटीशन क्रिएट होगा, और हमारी कंपनियों की क्या बढ़ेगी, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनटू द कंपनी। अब कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो इंडिया में है ही नहीं, आप बात समझ है, या अपने यहाँ हैं तो उस क्वालिटी की नहीं है, तो इससे क्या होगा, हम बेटर क्वालिटी की टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ ला सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, उनकी सर्विस को बेटर तरीके से ले सकते हैं, ठीक है, उसका फ़ायदा पूरी इकोनॉमी को मिलेगा। टू प्रमोट एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्री एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। ऑब्वियसली जब विदेशी कंपनी इंडिया में आएंगी तो हमारी इंडस्ट्रीज़ को क्या मिलेगा, कंपटीशन मिलेगा, और वो कंपटीशन को फाइट करेंगे, तो इससे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी प्रमोट होगी। और कंपटीशन में बने रहने के लिए, जैसा कि प्रेजेंट में हो रहा है, उस वक्त भी कंपनियों ने क्या किया, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू किया उस कंपटीशन में बने रहने के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, ये गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर नहीं है। ये पब्लिक सेक्टर होता है तो हमेशा लॉस में ही जाता, प्राइवेट सेक्टर है, और बिजनेसमैन कोई भी अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम के लिए लॉस में नहीं चला सकता, उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, चाहे नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़े या विदेश में उसे जाके कुछ भी करके लेके आना पड़े, वाट एवर करते हैं, ठीक है। द इम्पोर्टेंट एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स इंक्लूड रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो कोटा लगा रखा था इन्होंने कि इतने से ज़्यादा आप गुड्स को इतने यूनिट से ज़्यादा आप किसी गुड्स की इंपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अंडर द इकोनॉमिक पॉलिसी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स वर ग्रेटली रिड्यूस कर दिया। इसका फ़ायदा दोनों को ही मिला, इम्पोर्ट में भी एक्सपोर्ट में भी। फॉर एग्जाम्पल, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वर फुली रिमूव्ड फ्रॉम अप्रैल 2001। यानी कि पूरी तरीके से रिमूव तो 2001 में हुए थे, लेकिन पार्शियली रिमूव 1991 में 1 जुलाई के बाद हो गए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के एप्लीकेबल होने के बाद। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ क्यों लगाई जा रही थी, जिससे गुड्स दूसरे देशों में जाके महंगे बिकें, यानी कि अपने यहाँ गुड्स की कमी ना हो, अपने यहाँ क्राइसिस ना हो। कंपनी ऐसे ही करती हैं, अपनी होम कंट्री में सेल ना करके फॉरेन की मार्केट में सेल करते हैं, जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। और प्राइवेट सेक्टर के लिए तो जो मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, लेकिन गवर्नमेंट सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हुए एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हाई कर देती है, जिससे कि उनके गुड्स वहाँ जाके महंगे बिकेंगे और ऑर्डर कम मिलेगा, जिससे कि अपने यहाँ उस गुड्स की क्राइसिस ना हो। सो उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब आप आसानी से एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा रखी थी इसको रिड्यूस कर दिया, जैसे कि बाहर की जो कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो अपने यहाँ इंडिया में गुड्स को इम्पोर्ट कर सकें आसानी से। रिलैक्सेशन इन इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, द इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम वाज एबॉलिश्ड। जो लाइसेंसिंग सिस्टम था इम्पोर्ट करने के लिए, तो एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि लाइसेंस से क्या होता है, जनरली चीज़ें हेक्टिक हो जाती हैं, बैरियर्स लग जाते हैं आपकी ग्रोथ में। एक्सेप्ट इन केस ऑफ हैजार्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़, उन इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के जो सेंसिटिव हैं एनवायरनमेंट के लिए, या जो आप कह सकते हैं पॉइजनस हो सकती हैं, ख़तरनाक हो सकती हैं, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को लगता है, उनको छोड़ के और सबके लिए लाइसेंस ख़त्म कर दिए गए। दिस एनकरेज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल इज़ बेटर प्राइस। अभी सबसे क्या हुआ, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, इंडिया की जो लोकल इंडस्ट्रीज थी, अपने देश की इंडस्ट्रीज थी, वो बेटर प्राइस पे रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट करने लगी। अब जब बेटर प्राइस पे इंपोर्ट करने लगी, बेटर प्राइस का मतलब पहले से कम होगा प्राइस, चीज़ें आसान हो गई। तो जब चीज़ें आसान हो गई, पहले से प्राइस कम हो गया, तो इंपोर्ट करने लगी तो अच्छा प्रोडक्शन करके देंगे, और उसकी प्राइस भी कंपेरेटिवली टू कम हो जाएगी, चीप हो जाएगी, लेस हो जाएगी। विच रेज देयर एफिशिएंसी एंड मेड ऑफ देम मोर कॉम्पिटिटिव। अब उनसे उनकी एफिशिएंसी बढ़ने लगी और कॉम्पिटिशन बढ़ने लगा। कॉम्पिटिशन कैसे, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी कॉम्पिटिशन बढ़ने लगा, और इंडिया
बाहर से रॉ मटेरियल को बेटर प्राइस पे इंपोर्ट कर रहा था, तो जो इंटरनेशनल मार्केट से कंपनियां आ रही हैं, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, उनके साथ भी कंपटीशन में वो फाइट करने लगे या कंपटीशन फेस करने लगे या उनको भी कंपटीशन देने लगे। ऐसा नहीं है कंपटीशन मिल रहा था, इंडिया की इंडस्ट्रीज भी कंपटीशन दे रही थी। ओके, तो ये टॉपिक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अप्रॉक्स 40 मिनट का होने जा रहा है वीडियो। सो आप इस वीडियो को पूरा देखें और ईयरफोन का यूज़ करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं ऑन व्हाट्सएप, और इस वीडियो की हेल्प से आप अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लिबरलाइजेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्राइवेटाइजेशन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इन टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है। इस बार भी इस बार ये बुक बोर्ड में आई है, तो यहाँ बोर्ड में भी इनसे क्वेश्चंस आए हैं। वो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस के नाम से एक पॉलिसी है, उस पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, और भी 1-2 क्वेश्चन हैं आए हुए हैं इस वाले टॉपिक से। ये कोटा पॉलिसी और टैरिफ एंड कोटा, और एक था बायलैटरल ट्रेड और मल्टीलेटरल ट्रेड। वो मैं आपको एक्सरसाइज जब मैं आपको कराऊंगा इस चैप्टर को कंप्लीट करके, तो वहाँ क्वेश्चन आंसर्स में वो क्वेश्चंस भी आपको दूंगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आए हैं, बहुत थोड़ा एक्सप्लेन करना है उनमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है, यानी कि 3rd चैप्टर है। सो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ें, समझें। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछें। ओके, इसका पूरा फ़ायदा आप लोग लें। थैंक यू।